नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज दोपहर श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 2 उपग्रहों के साथ PSLV C-55 का प्रक्षेपण करेगा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए 219 सीटों पर 3044 नामांकन पत्र वैध पाए गए। देश भर में आज ईद उल फित्र का पर्व मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में आज अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा शुरू। सूडान में ईद पर संघर्ष विराम के आह्वान के बावजूद लड़ाई जारी। और तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप प्रतियोगिता में ज्योति सुरेखा तथा ओजस प्रवीण मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में खेलेंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर बाद 2:19 पर PSLV C-55 प्रक्षेपण यान प्रक्षेपित करेगा। सिंगापुर के 2 उपग्रह 741 किलोग्राम वजन वाला प्राथमिक उपग्रह टेलियोस 2 और 16 किलोग्राम भार वाला दूसरा उपग्रह ल्यूमेलाइट 4 को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये प्रक्षेपण न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जो इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। ये PSLV की 57वीं उड़ान है। इस यान से उपग्रह प्रक्षेपण का ये 16वां मिशन होगा। C-55 PSLV यान का सबसे हल्का संस्करण है। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 219 सीटों पर 4989 नामांकनों की जांच पूरी हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने 3044 नामांकन पत्रों को वैध पाया है। सोनदत्ती, यलम्मा, ओराड, हावेरी, रायचूर और शिवाजी नगर सीटों पर नामांकन पत्रों की जांच जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चुनाव आयोग ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अपना अभियान तेज कर दिया है। मतदान की संख्या बढ़ाने के लिए कर्नाटका में प्रचार कार्य तेजी से चल रहा है। कल जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च संस्था में भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव ने मतदान को लेकर प्रतिज्ञा विधि पढ़ाई। संस्था के साइंटिस्ट, विद्यार्थी और अन्य कर्मचारियों ने प्रतिज्ञा विधि स्वीकार की। मंगलुरु में बस स्टैंड के पास नुक्कड़ नाटक और लोक संगीत के माध्यम से मतदान की अहमियत समझाई गई। लोगों को बताया गया कि वह किसी भी प्रकार के प्रलोभन का शिकार न बने। दावणगेरे के स्वीप प्रचार कार्यक्रम में मतदाताओं को बताया गया कि मतदान बिकाऊ नहीं है और चुनाव मार्केट नहीं है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राष्ट्र की समग्र प्रगति के लिए स्वास्थ्य सबसे आवश्यक तत्व है। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ नागरिक बेहतर ढंग से राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकता है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी के 63वें स्थापना दिवस पर कल उन्होंने कहा कि देश के मजबूत और युवा मानव संसाधनों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि देश को प्रगतिशील और आत्मनिर्भर बनाने में उनकी ताकत का इस्तेमाल किया जा सके। श्री सिंह ने स्वस्थ भारत, सशक्त भारत की परिकल्पना का उल्लेख किया। चिकित्सक समाज के लोगों को आरोग्य प्रदान करते हैं और इसके माध्यम से न केवल समाज, राष्ट्र बल्कि मानवता के कल्याण के लिए अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी सुनिश्चित करते हैं। स्वास्थ्य किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए प्रथम अनिवार्य तत्व होता है। किसी भी देश के स्वस्थ नागरिकों के द्वारा ही देश का समग्र विकास संभव है। लोग जितने स्वस्थ होंगे, देश की प्रगति के लिए वे उतनी ही ऊर्जा और सक्रियता के साथ कार्य कर सकने में सक्षम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार और मंगलवार को मध्य प्रदेश, केरल, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के दौरे पर जाएंगे। श्री मोदी सोमवार को मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में करीब 17,000 करोड़ रुपए लागत की राष्ट्रीय परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें देश को समर्पित करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन से तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी 3,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
देश भर में ईद उल फित्र का त्योहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करेंगे। दिल्ली में ईद की नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में होगी। खाड़ी देशों में ईद कल मनाई गई थी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये त्योहार प्रेम, करुणा और स्नेह की भावना फैलाता है और सभी को एकजुटता तथा आपसी सद्भाव का संदेश देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि रमजान के पवित्र माह के पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला ईद का त्योहार एक दूसरे के साथ खुशियां साझा करने का एक अवसर है। अक्षय तृतीया का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है। लोगों का मानना है कि ये पर्व जीवन में सौभाग्य और सफलता लाता है। इस दिन बहुत से लोग सोना भी खरीदते हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट आज से खुल जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस अवसर पर लगभग सुबह 11:45 पर उत्तर काशी में गंगोत्री धाम के धार्मिक समारोह में भाग लेंगे। इससे पहले लगभग सुबह 9 बजे मां यमुना की डोली खरसोली गांव से यमुनोत्री धाम के लिए निकलेगी। मुख्यमंत्री इस अवसर पर भी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही प्रसिद्ध चारधाम यात्रा देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शुरू हो जाएगी। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव आज अरुणाचल प्रदेश में 254 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये टावर 336 गांवों को डिजिटल संपर्क से जोड़ेंगे। इनमें से कई क्षेत्रों में आजादी के बाद से संचार सुविधाओं का अभाव था। करीब 70,000 उपभोक्ताओं को इस सेवा से लाभ मिलेगा। मणिपुर में प्रतिबंधित संगठनों के 37 उग्रवादियों ने राज्य सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के बाद से पूर्वोत्तर के राज्यों में विकास, कानून और व्यवस्था तथा आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। आत्मसमर्पण करने वालों में से प्रत्येक कार्यकर्ता को केंद्र सरकार की योजना के तहत 4 लाख रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा हथियार सौंपने के बदले में उन्हें प्रतिमाह 6,000 रुपए की नकद राशि भी दी जाएगी। ये लोग 3 वर्ष तक पुनर्वास शिविरों में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूडान में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए कल उच्चस्तरीय बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित इस बैठक में विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सूडान में भारत के राजदूत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने सूडान में हाल के घटनाक्रम की समीक्षा की। श्री मोदी ने सभी संबंधित अधिकारियों से घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखने और सूडान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का निरंतर आकलन करने और हर संभव सहायता देने का निर्देश दिया। उन्होंने भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए आपात योजना तैयार करने को भी कहा। उधर सूडान में ईद उल फित्र पर संघर्ष विराम रखने के आह्वान के बावजूद राजधानी खार्तूम की सड़कों पर संघर्ष जारी रहा। संघर्ष में शामिल अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने कहा कि वे 3 दिन के युद्ध विराम पर सहमत थे, लेकिन बमबारी हमले जारी रहे। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है गरीबों को मुफ्त राशन। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 77वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने गरीबी के लिए चलाई जा रही मुफ्त राशन व्यवस्था के लिए किसानों को बधाई दी। देश की कमान संभालते ही प्रधानमंत्री ने जिन चुनिंदा विषयों पर ध्यान दिया उसमें खेती किसानी प्रमुख रहा है। देश के अन्नदाता की हालत सुधारने के लिए उन्होंने कई कदम उठाए। किसानों की मेहनत का सम्मान करते हुए उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। मन की बात कार्यक्रम में कई बार उन्होंने किसानों का जिक्र किया है, उनके नवाचार को प्रोत्साहन दिया तो उनकी उपलब्धियों की चर्चा की है। सरकार की अहम योजना है गरीबों को मुफ्त दिया जाने वाला राशन। 30 मई 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने
इसके लिए किसानों को धन्यवाद दिया है। क्या आपको पता है कि इस महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है? किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा भाव मिला है। रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की वजह से ही हमारा देश हर देशवासी को संबल प्रदान कर पा रहा है। आज इस संकट काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि गरीब के घर में भी कभी ऐसा दिन न आए जब चूल्हा न जले। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर उन सभी लोगों के प्रयासों की सराहना की है जो धरती को बेहतर बनाने के कार्य में जुटे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत अपनी संस्कृति और प्रकृति के साथ तालमेल बनाते हुए जीने की भावना के अनुरूप सतत विकास को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में आज ज्योति सुरेखा और ओजस प्रवीण की भारतीय कंपाउंड मिक्स्ड टीम फाइनल में चीनी ताइपे की जोड़ी से खेलेगी। ज्योति सुरेखा कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय रिकर्व तीरंदाजी टीम भी आज फाइनल में चीन से खेलेगी। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई ने 135 रन का लक्ष्य 8 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ में दिन में 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से और मुंबई में शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। मौसम विभाग ने देश के पूर्वी हिस्सों में आज से गर्मी से राहत मिलने का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत में अगले कुछ दिन में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिन में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आएगा। उसके बाद तापमान 2 से 4 डिग्री बढ़ सकता है। मध्य भारत में अगले 5 दिन और पश्चिम भारत में 2 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार। धन्यवाद निखिल। 16वें सिविल सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आज प्रकाशित अखबारों की प्रमुख सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है, लोक सेवक राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को विस्तार दें और सत्ताधारी दलों पर नजर रखें अधिकारी। जनसत्ता की खबर है, प्रधानमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा, सतर्क रहें ताकि सत्ता में बैठे दल देश के धन का दुरुपयोग न कर सकें। हिंसा प्रभावित सूडान में भारतीयों की स्थिति की समीक्षा पर भी अखबारों की नजर है। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसी खबर पर दैनिक जागरण के शब्द हैं, भारतीयों को निकालने के लिए जल्द तैयार किया जाएगा एक्शन प्लान। दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ की खबर है, PSLV C-55 को आज श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेगा इसरो। दैनिक जागरण की सुर्खी है, केंद्र सरकार ने उड़ान सेवा को नए सिरे से किया लॉन्च। कंपनियों के लिए 600 किलोमीटर दूरी संबंधी बाध्यता समाप्त की। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के हवाले से लिखा है, भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग वर्ष 2025 तक हो सकता है $100 अरब। हरिभूमि के अनुसार आज से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने का फैसला वापस हुआ। अब तक यात्रा का पंजीकरण 15 लाख से अधिक तक पहुंचा। वीर अर्जुन की खबर है, सिंगापुर में 12 दिवसीय भारतीय कला उत्सव शुरू। करीब 100 स्थानीय कलाकार कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत, भरतनाट्यम, कथक सहित विभिन्न भारतीय कला शैलियों का प्रदर्शन। अमर उजाला ने पृथ्वी दिवस पर लिखा है, मोटे तौर पर धरती 5 तरह का निवेश मांग रही है। प्लास्टिक का उपयोग घटाना, पेड़ पौधे लगाना, पर्यावरण के प्रति सक्रियता, पर्यावरण के मुद्दों को मुख्य धारा में लाना और रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा टिकाऊ वस्तुओं का उपयोग। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज दोपहर श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 2 उपग्रहों के साथ PSLV C-55 का प्रक्षेपण करेगा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए 219 सीटों पर 3044 नामांकन पत्र वैध पाए गए। देश में आज ईद का पर्व मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में आज अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा शुरू। और तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप में ज्योति सुरेखा और ओजस प्रवीण मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।